हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एग्जाम टाइम। तो भाइयों, स्वागत है आपका अल्टीमेट रिवीजन में। और आज है हमारा डे सेकंड और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पार्टनरशिप को विद इन 1 to 2 आवर्स। जो तुम्हारा कंप्लीट पार्टनरशिप है तुम्हारे अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर सीयूईटी में बेसिकली जो पूछा जाने वाला है वो मैं कवर अप करवाने वाला हूँ। तो रेडी हो? अगर रेडी हो तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दो और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो सो दैट जिनकी थोड़ी बहुत हेल्प होनी होगी वो हो जाएगी। ठीक है, लास्ट मोमेंट है, रिवाइज होना है, हर एक चीज कंप्लीटली हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले मैं पीडीएफ अपडेट कर ले रहा हूँ, जस्ट वेट करो 1 मिनट। पीडीएफ अपडेट करके फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। आई होप तुमने फर्स्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने तुम्हारा सीएस और एडवेंचर करवाया था। आई होप तुम्हें वो चीजें क्लियर हुई होगी। सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट। आई होप तुम्हें अभी स्क्रीन यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। चलो, यहाँ पे हम लोग बेसिक से स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप जैसे चैप्टर को, जिसके अंदर हर एक चैप्टर जो भी है तुम्हारा डिसोल्यूशन, एडमिशन, गुडविल का ट्रीटमेंट, हर एक चीज मैं कवर अप करवाने वाला हूं। विद इन 1 to 2 आवर्स तुम्हारा ये पूरा पार्टनरशिप कवर अप हो जाएगा। चलो, सारी चीजें सही है, स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले यह जानो कि पार्टनरशिप होता क्या है। एक प्रॉपर एक डेफिनेशन एक्ट के थ्रू समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता क्या है कि पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है किनके बीच? दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच। ये वो रिश्ता है जिसमें प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर किया जाता है। लेकिन अगर एक खास बात बताओ तो डेफिनेशन में कभी भी लॉस का जिक्र नहीं किया जाता है, क्योंकि जब भी कोई पार्टनर्स या कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो लॉस के बारे में सोचकर बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है। वो ये सोचता है कि हाँ चलो अच्छी अच्छी बातें होंगी, हम प्रॉफिट्स ढेर सारे कमाएंगे, हमारा बिजनेस बूम करेगा, ये सारी चीजें सोचकर आता है। तो अगर ये प्रॉपर डेफिनेशन देखे सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग तो पार्टनरशिप क्या है? ये रिलेशन है दो और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो कि एग्री करते हैं कि वो प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। अब देखो, यहां पे जो भी वो लोग बिजनेस कर रहे हो उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो बिजनेस होना चाहिए लॉफुल। ऐसा मत करना कि तुम ड्रग्स डील करने बैठ जाओ या फिर AK-47 ट्रेड करने बैठ जाओ, दो और दो दोस्त मिलकर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पार्टनरशिप के अंदर नहीं आएगा, ये वॉइड हो जाएगा, इलीगल इसे माना जाएगा। When two or more persons joins hand to set up a business and share its profits and losses, they are said to be in partnership। तो पार्टनरशिप का बेसिक और कोड डेफिनेशन ये है, आई होप तुम्हें मालूम ही होगा ये चीज। तो अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, इसको कंसिडर कर लेना कि मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट होता है, अब यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है कि एग्रीमेंट बना लो, अच्छी बात है। तो फ्यूचर में अगर कोई भी क्योस होता है तो सामने वाले बंदे पे केस कर सकते हो। तो पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। अब ये रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या प्रेफर किया जाता है कि रिटर्न करो। और एग्रीमेंट को हम नाम देते हैं पार्टनरशिप डीड। एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, जाहिर सी बात है बिजनेस कर रहे हो तो यार प्रॉफिट कमाने के लिए ही करोगे और उस प्रॉफिट को शेयर करने के लिए ही करोगे। तो ये कुछ 4 बेसिक पॉइंट्स है जो कि तुम्हें समझने जरूरी है। बेसिक्स है, एक बार इसे चेकआउट कर लेना, कुछ ज्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ए और बी सी 3 पार्टनर्स है, तीनों एक दूसरे के बिहाफ पे एक्ट कर सकते हैं, कहने का सिंपल यही मतलब है। और यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा होता है? प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता होता है। समझ पा रहे हो ये सारी बेसिक बेसिक चीजें? मैं ज्यादा इस पे तुम्हें लोड देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक है। जस्ट तुमने क्लास 11th में भी ये सारी चीजें पढ़ रखी है बीओ के अंदर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या BST अगर मैं बोलूँ तो, और बेसिक चीजें तो ये सब तो पता ही होगा तुम्हें। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं बता दूं पार्टनरशिप डीड होता क्या है। तो पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है दो और दो से अधिक पार्टनर्स के बीच में, जिसके अंदर ढेर सारी बातें की गई होती हैं, जैसे कि नेम एंड द एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, नेम एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, कि किस जगह पे, किस लोकेशन में, किस रीजन में आप बिजनेस कर रहे हो, कितने ड्यूरेशन का पार्टनरशिप होने वाला है, मतलब 1 साल, 10 साल, 15 साल, क्या ड्यूरेशन होने वाला है, कैपिटल किस रेशियो में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सारे पार्टनर्स, कितने कितने कैपिटल कौन लेकर आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलने वाला है, ड्रॉइंग्स क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, PSR रेशियो तुम्हारा क्या बनने वाला है, इंटरेस्ट ऑन लोन तुमने कितना डिसाइड किया है, कैसे कैसे सैलरी दोगे, क्या कमीशन कब मिलने वाला है, गुडविल को कैसे वैल्यू करना है, साथ ही साथ अकाउंटिंग पीरियड क्या होने वाली है उस पर्टिकुलर फॉर्म की। तो इतनी सारे और भी बातें होती हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गिने चुने बातें हैं
वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। तो ये सारे एक बार कंसिडर कर लेना, बहुत ही आसान चीज है। पार्टनरशिप डीड इज जस्ट एन रिटन अग्रीमेंट जिसके अंदर टर्म्स होते हैं बिजनेस को लेकर, ठीक है। इसको हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अगर मैं तुम्हें आगे लेकर चलूं तो कुछ रूल्स हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट रहता है तो इस पे बेसिकली एमसीक्यूज बनते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट है। ये जो तुम देख रहे हो ये स्लाइड, इससे तुम्हें एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें बेसिक बेसिक कुछ बातें जान लो कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो उस सिचुएशन में पीएसआर इक्वल रेशियो का बनेगा, 1:1 कह सकते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हमें देना? नहीं, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अपने पार्टनर्स को अलाउ नहीं करने वाले हैं। साथ ही साथ कोई भी इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग भी नहीं चार्ज किया जाएगा। अगर कोई बंदा ड्राइंग कर लेता है तो उस पर हम इंटरेस्ट नहीं चार्ज करने वाले हैं। क्या सैलरी मिलेगी, क्या कमीशन मिलेगा? नहीं, आंसर इज नो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलने वाला है, नहीं चार्ज किया जाएगा। तो ऊपर की जो 4 बातें हैं सब में नो नो नो। हाँ, फर्स्ट वाला इक्वल कह रहा है, लेकिन जब बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर की तो उसे 6% पर एनम का मिल जाता है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें एक बार इसे तुम देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट वाली बातें हैं और इक्वल रहेगा रेशियो। हाँ, अगर भले ही कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात कर दे, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर दे, तो उस सिचुएशन में कैपिटल रेशियो को ले लिया जाता है। अदरवाइज अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो उस सिचुएशन में तुम ले लोगे इक्वल रेशियो। तो ये कौन कहता है कि अगर डीड एब्सेंट है, तुम्हारा पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है तो उस सिचुएशन में ये सारे प्रोविजंस, ये सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे तुम्हें आता है कैपिटल अकाउंट को लेकर। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फिक्स्ड मेथड होता है, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर हम लोग 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वहीं जब बात करें फ्लक्चुएटिंग की तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिर्फ बनाया जाता है। तो ये चीज याद रख लेना, किसमें 2 अकाउंट बनता है और किसमें 1 अकाउंट बनता है। बहुत ही बेसिक चीजें, उसी को डिफाइन किया कि पार्टनर्स कैपिटल के अंदर 2 अकाउंट बनेंगे। अगर आगे थोड़ा सा और डिटेल में जाए तो सबसे फर्स्ट आता है यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल में क्या बोला गया है, यहाँ पे जो भी ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है पार्टनर्स के द्वारा वो कांस्टेंट रहता है। कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना कर दिया जाए पार्टनर के द्वारा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फिक्स्ड कैपिटल में जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किए गए हैं पार्टनर्स के द्वारा, जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किए गए हैं वो थ्रू आउट द ईयर कांस्टेंट रहेगा। कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक कोई नया एडिशनल कैपिटल ना आ जाए। जितने भी एंट्रीज हैं ड्राइंग को लेकर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर, सैलरी को लेकर, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के बारे में जो भी बातें होती है, इन सबको एक सेपरेट अकाउंट में डाला जाएगा। क्या क्या बोला मैंने? ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू द पार्टनर्स एंड शेयर्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, इन सबको एक सेपरेट अकाउंट में पोस्ट हम करेंगे जिसको कि नाम दिया जाता है करंट अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल वाली बातें आने वाली है। तो चलो अगर कैपिटल को देखें तो कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बैलेंस जो रहेगा कैपिटल अकाउंट का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देख लेना, अगर परमानेंट या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है तो फ्लक्स चेंजेस होंगी और अगर विड्रॉ होता है तो चेंजेस होगी, और कुछ भी इसमें नहीं है कैपिटल अकाउंट में। ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है, इसे एक बार देख लेना तुम। करंट अकाउंट की बात करूं तो करंट अकाउंट डेबिट एज वेल एज क्रेडिट दोनों ही बैलेंसेस शो करता है। एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन तुम्हारे निकल कर आ सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पे बैलेंस बीडी भी तुम्हें देखने को मिलेगा इस साइड भी, और डेबिट एज वेल एज क्रेडिट साइड, दोनों साइड तुम्हें बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट अकाउंट का डेबिट एज वेल एज क्रेडिट दोनों ही बैलेंसेस होते हैं। तो इसमें सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L अप्रो, ये सारी चीजें इसमें निकल कर आती है। नेक्स्ट आगे चलो दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। क्या बोला गया? डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। इसको हम लोग कहां शो करेंगे? एसेट साइड में शो करते हैं। किसमें? बैलेंस शीट में। क्रेडिट बैलेंस अगर करंट अकाउंट का आ रहा है तो लायबिलिटी साइड में हमें डालना है। ठीक है, और तीसरा एक बार पढ़ लेना कि बैलेंस क्या दिया है फिक्स कैपिटल अकाउंट का, हमेशा लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है और इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंटर्स जो कि मैंने नोट में डाल रखे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। नाम से समझ आ रहा है कि इसमें कैपिटल में क्या होने वाला है? फ्लक्चुएशन होने वाला है। फिक्स में हमने देखा कांस्टेंट रहता है। तो इन दिस मेथड द कैपिटल अकाउंट ऑन ईच एंड एवरी पार्टनर इज प्रिपेयर्ड एंड ऑल द एडजस्टमेंट, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर, उन सबको एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है जिसको कि नाम देते हैं कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट डेबिट भी शो कर सकता है, क्रेडिट भी शो कर सकता है। ठीक है, तो इसमें फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, इसी वजह से इसको नाम भी दिया, इसका नाम भी दिया गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्या नाम दिया गया? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अच्छा, अगर क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन में एब्सेंट है कि, वैसे जनरली बता रहा हूं तुम्हें, क्वेश्चन में अगर ये मेंशन नहीं कि अकाउंट प्रिपेयर करो तुम फिक्स से या फ्लक्चुएटिंग से, या फिर तुम सिंपली अगर मैं बताऊं तुम्हें कि कैसे तुम्हें बनाना है,
तो कैपिटल अकाउंट्स इसी मेथड्स के थ्रू बनते हैं, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड्स हो जाएगा इसका आंसर। चलो फॉर्मेट देख लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस पूछा जा सकता है। फिक्स कैपिटल में कितने अकाउंट प्रिपेयर होते हैं जल्दी से बताओ, तो 2 अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ 1 अकाउंट बनेंगे। चेंज इन कैपिटल की बात की गई है, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल नॉर्मली रिमेन्स अनचेंज्ड, किसमें, फिक्स्ड में। लेकिन क्या फ्लक्चुएटिंग में फिक्स रहता है? नहीं, ये डिफर करता है पीरियड टू पीरियड। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, लेकिन जो करंट अकाउंट होता है वो डेबिट एज वेल एज क्रेडिट दोनों शो कर सकता है, और कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट शो करेगा। फ्लक्चुएटिंग की बात हो रही है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ हम लोग कैपिटल ही बनाते हैं, फिक्स में हम लोग कैपिटल एज वेल एज करंट दोनों ही बनाते हैं। एडजस्टमेंट को लेकर बातें की गई है, जो कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है, उसी को दोनों का यहाँ पे लिख दिया है। चलो आगे देखिए, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स की देखो, अगर यार तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट करवा रहा हूँ, तो हाँ मैं फास्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि ये अल्टीमेट रिवीजन है, डिटेल कोर्स नहीं है जहां पे मैं तुम्हें हर एक बात रुक के तुम्हारे डाउट्स को लेकर समझाऊं। ठीक है, सॉरी इसके लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, कैसे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। एक एग्रीड रेशियो होता है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो 1:1। क्लियर। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो क्या है? ये एक्सटेंशन है किसका? P&L अकाउंट का। P&L अकाउंट पढ़ रखा है ना, उसी का। किसके बारे में बातें होंगी यहाँ पे? पार्टनर सैलरी की, पार्टनर कमीशन की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। थोड़ा सा जूम आउट करके मैं तुम्हें फॉर्मेट यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। आई होप तुम्हें यहाँ पे क्लियरली हर एक चीज विजिबल हो रहा होगा। सबसे पहले देखना, 1 मिनट, ये है हमारा डेबिट साइड, ये है हमारा क्रेडिट साइड। ये बातें तुम्हें मतलब मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता होगी। यहां पे देखो सबसे पहले क्या होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पे होता है। अगर लॉस आ जाएगा तो तुम इस साइड डालोगे, अगर तुम्हारे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं, ये P&L अप्रो अकाउंट है, P&L अप्रो अकाउंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कहां से निकल कर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अगर किसी ईयर में तुम्हारे लॉसेस होते हैं तो तुम उसे P&L अप्रो में डेबिट साइड डालोगे, अगर वही प्रॉफिट होंगे तो क्रेडिट साइड डाल देंगे। ये बेसिक चीज हो गया। अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है उनके कैपिटल पे, तो डेबिट साइड, जैसे यहाँ पे 2 पार्टनर्स है ए और बी, दोनों का यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो कर रखा है। ठीक है। और अगर ड्राइंग चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उसे हम कहाँ डालेंगे? क्रेडिट साइड में। सैलरीज दिया गया, कमीशन दिया गया, रिजर्व्स बने, ये सारी चीजें कहाँ आएंगी? डेबिट साइड में। और फिर लास्ट में अगर प्रॉफिट निकलता है तो जो पार्टनर्स को तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में, वो यहां पे तुम्हारा आएगा। सिमिलरली अगर लॉसेस होते हैं तो लॉस को यहां पे रिप्रेजेंट किया जाएगा कुछ इस प्रकार। आई होप तुम्हें ये फॉर्मेट समझ आ गया होगा कि P&L अप्रूव होता क्या है। ठीक है, अब चलो आगे बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली व्हेन इट हैपन स्पेशली मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। तो बेसिक बात है कि कब दी जाएगी? जब पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट होगा, पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन किया गया होगा। कुछ बातें और की गई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी ट्रीट कर सकते हैं और एज अ चार्ज भी ट्रीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बनने के चांसेस हैं इस टॉपिक से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज बाय द फर्म ओनली व्हेन इट इज क्लियरली मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन कर दे कि हाँ अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करना है तो करना है, अदरवाइज कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो। कुछ बातें की गई है, मतलब कुछ केसेस यहाँ पे दे रखे कि पहला, अगर ड्राइंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन रहता है परसेंटेज फॉर्म में, तो जो भी फ्लैट रेट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, फ्लैट रेट 6%, 8%, 10%, 15%, सिंपली वो लगा दोगे। केस 2 क्या कहता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग दिया हुआ है और उसके बाद तुम्हें ये परसेंटेज तो दिया हुआ है, साथ ही साथ पर एनम वर्ड लिखा गया है, तो 6/12 का तुम यहाँ पे ड्राइंग निकालोगे। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा? जो भी तुम्हारी टोटल ड्राइंग हुई उस पर रेट लगाओगे इंटू 6/12 लगा दोगे। ये चीज क्लियर हुआ तुम्हें? चलो अब देखो कुछ और केसेस हैं यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिकली होता क्या है। जब कोई पार्टनर बिजनेस के कैश कह लो, काइंड कह लो, पर्सनल इस्तेमाल के लिए विड्रॉ कर लेता है, उसे हम नाम देते हैं ड्राइंग। ठीक है, अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो फर्म के लिए तो इनकम होगा, क्योंकि ठीक है उसका असेट विड्रॉ किया तो उस पर हम उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं।
और उसे हम P&L अप्रूव अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लेकिन यही दूसरे साइड ये एक्सपेंस होगा उस पार्टनर के लिए जिसने कि इसे विड्रॉ करा है, तो उसके कैपिटल और करंट अकाउंट को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसे हाईलाइट कर लेना तुम। अकाउंटिंग एंट्री कुछ इस प्रकार होती है, एक बार अकाउंटिंग एंट्री देख लेना, पूछा नहीं जाने वाला है तुमसे एग्जाम में। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग केसेस दिए गए, मैंने जब तुम्हें ये पढ़ाया था डिटेल में, तो इस पे मैंने डिटेल में चर्चा की थी, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड केस 5, कैसे कैसे क्या क्या बातें हो सकती है। फिर से मैं एक बार तुम्हें जस्ट रिकॉल करवाऊंगा, सब कुछ समझ जाओगे तुम। यहाँ पे देखो, एक होता है फॉर्मूला से भी तुम कर सकते हो, फॉर्मूला दिया गया है, और एक है यहां पे कि डिफरेंट केसेस दिए गए हैं, उसमें डायरेक्ट तुम ये वाला अमाउंट पुट करना, तुम्हारा आ जाएगा ये सारे अमाउंट जो तुम देख रहे हो। सबसे पहले फॉर्मूला से बात करते हैं। देखना क्या बोला गया, अगर फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया गया है हर महीने के बिगनिंग में या हर महीने हर क्वार्टर के बिगनिंग में, क्या बोला मैंने यहाँ पे कि फिक्स्ड अमाउंट, मान लो 5,000 रुपए या 500 रुपए जनवरी के फर्स्ट डे को विड्रॉ किया जा रहा है, हर महीने के फर्स्ट डे को, तो क्या हो जाएगा, जनवरी फर्स्ट को विड्रॉ करोगे, फेब फर्स्ट को करोगे, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, ऐसे ही करके चलता रहेगा तुम्हारा। अब जो भी फाइनेंशियल ईयर है या कैलेंडर ईयर है वो मैटर यहाँ नहीं करता है। फिलहाल बस इतना समझो कि हर मंथ के बिगिनिंग में अगर तुम विड्रॉ कर रहे हो या हर क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है। सबसे पहले ये बताओ टोटल पीरियड ऑफ ड्रॉइंग क्या है। तो सर हमेशा तो टोटल पीरियड ऑफ ड्रॉइंग 12 महीने का ही होता है। हाँ, हाफ ईयरली रहा तो सिचुएशन में 6 लेंगे, अदरवाइज नॉर्मल सिनेरियो में तो सर 12 महीने का ही होता है। तो 12 तुम यहां पे ले लोगे, प्लस 2 ड्रॉइंग्स के बीच कितना इंटरवल होता है, मतलब 2 मंथ के बीच। एक आसान क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं, बहुत आसान, जनवरी है और ये फेब है, दोनों के बीच कितना ड्यूरेशन होता है, सर 1 महीने का होता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 1 प्लस कर दोगे। फिर फेब और मार्च में कितना डिफरेंस होता है, 1 महीने का, तो 1 लगा दोगे, डिवाइडेड बाय 2, बस इतना करना है, तुम्हारा टोटल यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग निकल कर आ जाएगा। क्या बोला मैंने, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर हर महीने के बिगनिंग में तुम विड्रॉ कर रहे हो तो तुम्हें बेसिक फॉर्मूला लगाना है कि टोटल ड्रॉइंग कितना होता है, मंथ, टोटल मंथ ऑफ ड्रॉइंग कितनी है, पीरियड कितनी है, प्लस 2 ड्रॉइंग्स के बीच इंटरवल क्या है। ठीक है, ये समझना है तुम्हें, 2 ड्रॉइंग्स के बीच। तुम अगर जनवरी फर्स्ट को ड्रॉ कर रहे हो, फिर तुम फेब फर्स्ट को कर रहे हो, तो दोनों के बीच एक ही होगा, डिवाइडेड बाय 2 तुम कर देना, काम तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया बिगनिंग का। इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि अगर एंड दिया हुआ हो हर क्वेश्चन में, मतलब हम हर महीने के आखिर में ड्रॉ कर रहे हो, जैसे कि जनवरी लास्ट में 31 जनवरी को कर रहे हो, फिर उसके बाद 28 फरवरी को कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, बस प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब टोटल मंथ कितना दिया हुआ है और 2 इन ड्रॉइंग्स के बीच इंटरवल क्या है, माइनस करके डिवाइड कर दो 2 से, समझ गए। और अगर हर महीने के मिडिल में, मतलब 15 मार्च, 15 फेब, 15 जनवरी को तुम विड्रॉ कर रहे हो हर महीने के, तो सिंपली ये लो कितने मंथ होते हैं, तो 12 महीने होते हैं, डिवाइड कितने से कर देंगे, 2 से कर देंगे। बहुत आसान है, तुम्हारा सारा काम आसानी से हो जाएगा। फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये रट्टा मार लो। अगर हर महीने के फर्स्ट में तुम विड्रॉ करोगे 6.5 से मल्टीप्लाई होगा, हर महीने के लास्ट में करोगे 5.5 से होगा, हर महीने के बिगनिंग में करोगे, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की बात हो रही है, 7.5 लगाएंगे, अगर हर महीने के हर क्वार्टर के एंड में करेंगे 4.5। तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम रट्टा मार रहे हो यहाँ पे या फॉर्मूला लगा रहे हो, बेसिक सा जो फॉर्मूला था। क्वेश्चन से 1-2 करवा दे रहा हूं तुम्हारा यहाँ पे जैसे देख सकते हो XY 2 पार्टनर्स है, विड्रॉ कर रहा है एक्स जो यहाँ पे 2,000 पर मंथ, तो साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं, तो टोटल ड्रॉइंग कितने की हुई, 24,000 की हुई। ये चीज मालूम है तुम्हें, पता है ना, 2,000 हर महीने विड्रॉ कर रहे हो, 12 महीने होते हैं, तो 24,000 टोटल ड्रॉइंग हो गए। क्वेश्चन बोला गया पार्टनरशिप डीड जो है इंटरेस्ट यहाँ पे 10% चार्ज करने को बात की गई है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालो, अगर ड्रॉइंग हर महीने के बिगिनिंग में हुई हो, मिडिल में और एंड में, तो मैं फटाफट निकाल दे रहा हूं तुम्हारा यहाँ पे, देखते जाना, ध्यान से सुनते जाना। बिगिनिंग कहा है, तो सबसे पहले मुझे जहां तक फॉर्मूला याद है, बोलता है कि बिगिनिंग में कितना मंथ तुम्हारा ड्रॉइंग का था, 12 था, दोनों के ड्रॉइंग के बीच में कितना गैप होता है, 1 का डिवाइड कर दो 2 से, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 मैं करता हूं तो 5.5 मेरा आता है। ठीक है, ये हो गया। टोटल ड्रॉइंग कितनी है, 24,000 की ड्रॉइंग है। रेट क्या क्वेश्चन में बोल रखा है, 10% बोल रखा है, तो टाइम कितने का होगा, 5.5। 1 मिनट, मैंने कुछ गलती किया यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा ना, 6.5 हो जाएगा। 12 + 1 13, 13 डिवाइडेड बाय 2 तो आता है कितना, 6.5 आता है। तो 6.5 डिवाइडेड बाय 2 तुम 12 सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 1300 आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर। आगे बताता हूं तुम्हें। अब यहाँ पे देखो बोला क्या है, मिडिल। मिडिल मुझे जहां तक याद है सिर्फ उसमें टोटल नंबर पूछता है,
डिवाइड बाय 2 करते हैं 6 सिंपली आ जाता है, तो यहाँ पे 24,000 10% के हिसाब से 6/12 करोगे 1200 आंसर हो जाएगा तुम्हारा। अगर इंड की बात करें तो इंड में हम मुझे याद है कि माइनस करता था मैं, 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 2 करते तो 5.5 महीने निकल कर आ जाते हैं। तो 5.5 डिवाइडेड बाय 12 कर दोगे तुम्हारा ड्राइंग निकल जाएगा। बहुत ही आसान है, रट्टा मारने वाली चीज यहाँ पे नहीं है, सिंपली तुम वो जस्ट छोटा सा ट्रिक लगाओ तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बेसिक्स इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। अब जस्ट मैं फटाफट दोबारा से पीडीएफ लोड कर रहा हूँ, 1 मिनट जस्ट वेट करो तुम। अब इसके बाद मैं आगे के चैप्टर्स तुम्हें यहाँ पे करवा रहा हूँ फटाफट, जस्ट 1 मिनट तुम वेट कर लेना यहाँ पे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं गुडविल जैसे चैप्टर को। बहुत फटाफट मैं कवर करवा दूंगा, तो मैं इसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा कवर करवाने में। गुडविल बेसिकली होता क्या है पता है तुम्हें? आसान भाषा में कहूँ तो इज्जत, रिस्पेक्ट। मार्केट में तुम्हारी क्या इज्जत है उसकी बात होती है, किसमें? गुडविल में होती है। गुडविल क्या है? वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म बिल्ट ओवर द टाइम विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स। देखो, अगर एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है तो गुडविल का क्या रोल होता है? उस नॉर्मल प्रॉफिट से उसे ज्यादा कमाने में मदद करती है। तुम सोच कर देखो, अगर मार्केट में तुम्हारा गुडविल अच्छा बन रखा है तो जाहिर सी बात है ज्यादा कस्टमर्स तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है कि हाँ, मिस्टर वर्मा जी बहुत अच्छे सेलर हैं, वो कभी भी बेईमानी नहीं करते हैं, कभी भी एडल्ट्रेशन नहीं करते हैं, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट सोसाइटी को प्रोवाइड करते हैं, तो हम प्रोडक्ट उन्हीं के पास से लेंगे। तो ये अल्टीमेटली इससे क्या होता है? तुम्हारे प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, तुम्हारे पास ज्यादा लोग तुम्हारे पास पहुंच पाते हैं। तो ये चीज समझ पा रहे हो क्या कहने का इसका मतलब है गुडविल का? तुम्हें एक नॉर्मल प्रॉफिट से तुम्हें ज्यादा कमाने में मदद कौन करता है? गुडविल मदद करता है। ट्रस्ट कह लो, सेल्फ रिस्पेक्ट भी तुम इसे नाम दे सकते हो, जो कि तुम मार्केट में एक अच्छा नाम कमाते हो। ठीक है, क्या तुम गुडविल को देख सकते हो? द आंसर इज नो। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। हम इसे फील कर सकते हैं, इसके प्रेजेंस को। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या गुडविल को खरीदा और बेचा जा सकता है? बिल्कुल यार, गुडविल को खरीदा और बेचा जा सकता है। अब तुम कहोगे सर ये तो इंटेंजिबल है, इसे कैसे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं? थोड़ी ना गुड्स है ये, कोई मोबाइल फोन थोड़ी ना है या कुछ भी थोड़ी ना जिसे हम बेच देंगे। बिकता है मार्केट में, ट्रस्ट करो। एक एग्जांपल से तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे गुडविल बिकता है मार्केट में। जैसे कि अगर तुम समझना चाहो तो यहाँ पे है मिस्टर राम और यहाँ पे है मिस्टर राहुल, दो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। ये बिजनेस चला रहे हैं, पिछले 10 साल से मार्केट में उतरे हुए हैं, और इनकी एक छोटी सी फैक्ट्री है। छोटी सी क्या है? फैक्ट्री है। सर ये तो घर लग रहा है यार, मान लो फैक्ट्री है। धुआं निकालता हूं, रुको इससे। अब यहां पे जो मिस्टर राहुल है, ये हो गए अट्रैक्ट इस फैक्ट्री को देख के कि अच्छा ये ग्रो कर रहा है मार्केट में, बहुत अच्छी इसकी रेपुटेशन बनी हुई है, मुझे तो चाहिए ये फैक्ट्री। अब यहाँ पे मिस्टर राम जो बैठे हुए थे, मस्त पैसा, मोटा पैसा कमा रहे थे अपने गुडविल की वजह से, प्लस अपनी मेहनत की वजह से, कह लो जो भी तुम्हें कहना है कह लो। अब ये आए चलते चलते इनके पास, और राहुल ने बोला कि यार देखो, मुझे तुम्हारा बिजनेस चाहिए, सिंपली आसान भाषा में चाहिए। तो मिस्टर राम ने बोला मैं ऐसे थोड़ी ना किसी को बिजनेस दे दूंगा, कोई भी रोड चलता आएगा कहेगा कि मुझे बिजनेस दे दो, मुझे चाहिए पैसे। पैसे देने के लिए रेडी हो तो मैं भी रेडी हूँ। तो ठीक है यार, चलो मैं पैसे दूंगा ही, ऐसे थोड़ी ना तुम्हारा बिजनेस ले लूंगा, मैं भी थोड़ी ना कोई पागल इंसान हूँ। तो फिर राहुल ने पूछा राम से कि यार तुम ये बताओ कितने में दोगे बिजनेस? डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो राम ने घुमा फिरा कर बोला यार देखो, बिजनेस तो है मेरा 8 लाख का, ठीक है, मेरा जो बिजनेस है वो है 8 लाख का, लेकिन मैं लूंगा तुमसे 10 लाख। बोला यार ऐसे क्यों करोगे, मेरे साथ पार्शियलिटी क्यों? 10 लाख तुम मेरे से क्यों लोगे? मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि जो तुम मेरे से 10 लाख लेने वाले हो? तो राम ने सिंपली क्लियरली समझाते ये बोला कि देखो यार ठीक है, ये एसेट्स जो तुम 8 लाख देख रहे हो, इसमें तो तुम मेरे नेट एसेट्स हैं 8 लाख के ना,
मैं तुम्हें अपना बिजनेस पूरा दे रहा हूं, ना कि सिर्फ नेट असेट्स दे रहा हूं। टोटली असेट्स मैंने तुम्हें नहीं दे रहा हूं, मैं अपना पूरा बिजनेस तुम्हें दे रहा हूं, पूरा बिजनेस, एक एक चीज बिजनेस का दे रहा हूं। तो मैंने मार्केट में बैठकर जो इतने साल मेहनत करा है, इससे जो मैंने इज्जत कमाई है, मैंने मार्केट क्रिएट किया है, ये तो तुम्हें बैठे बिठाए मिल जाएगी। तुम जाओगे अगले दिन से प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दोगे, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ एक रेपुटेशन बनाने की मदद जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तो ये जो 2 लाख मैं ले रहा हूं, ये ले रहा हूं मैं गुडविल के। समझ में आया कैसे गुडविल बिकता है? तो बोला चलो ठीक है, अब मैं समझ पा रहा हूं कि तुम मेरे से क्यों 10 लाख चार्ज कर रहे हो, चलो ठीक है दे दो 10 लाख। फिर राहुल भाई साहब खुशी खुशी राम से ले लेते हैं बस। तो ये छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट है गुडविल का कि कैसे गुडविल बिकता है और खरीदा जाता है। पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, जस्ट बता रहा हूं तुम्हें। अब फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं गुडविल के, तो नेचर क्या है तुम्हारे बिजनेस का, लोकेशन क्या है तुम्हारे बिजनेस का, और ओनर्स रेपुटेशन क्या है। पहला 3 पॉइंट ये कहता है कि ये 3 फैक्टर्स पॉइंट्स एक बिजनेस के गुडविल को इफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोकेशन की अगर मैं बात करूं, अगर तुम मेन हर्ट सिटी के हर्ट में अगर नहीं हो, सिटी के मिडिल में, सिटी के बीच में, या मेन कह सकते हो पॉश एरिया जो है, अगर वहां पे तुम नहीं हो तो जाहिर सी बात है तुम्हारे पास कस्टमर ज्यादा नहीं होंगे। तुम सिटी के बाहर जाके बैठे हुए हो, आउटर एरिया में जाके बैठे हुए तुम, और इंतजार करोगे कि कस्टमर आएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। गुडविल उस सिचुएशन में तुम्हारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा, गुडविल को इफेक्ट करेगा। क्या इफेक्ट करेगा? लोकेशन इफेक्ट करेगा। ये बात है या नहीं? ठीक है। नेचर ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा है? अगर तुम वैसे गुड्स में डील कर रहे हो जिसकी डिमांड स्टेबल है, डिमांड स्टेबल है, कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर कांस्टेंट चलता जाता है, तो उस सिचुएशन में तुम्हारे गुडविल को कुछ ज्यादा हार्म नहीं होने वाला। लेकिन अगर स्टेबल नहीं है तब तो फिर दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे निकल कर आता है ओनर का रेपुटेशन कैसा है। देखो यार, ये सिर्फ मैटर नहीं करता है कि तुम कैसा गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो मार्केट में, तुम चीटिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये मैटर सिर्फ नहीं करता है। मैटर ये भी करता है कि उस दुकान पे जो बैठा हुआ है उसकी रेपुटेशन कितनी है मार्केट में। अगर वो सबसे रूड बिहेव कर रहा है मार्केट में, तो उसके पास लोग नहीं जाएंगे। ऐसा ये चीज तुम्हें पता है, बेसिक चीज है। अगर वो ऑनेस्ट है तब उसके पास जाएंगे, ट्रस्ट वर्दी है, उसके बात करने का तरीका, उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उसकी टोन क्लियर है, रूड नहीं है, तो उस सिचुएशन में लोग उससे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये 3 पॉइंट्स पहले हो गए जो कि गुडविल को इफेक्ट करते हैं। आगे है एफिशिएंट मैनेजमेंट, मार्केट सिचुएशन, स्पेशल एडवांटेज। अगर तुम्हारी मैनेजमेंट अच्छी है, मैनेजमेंट हर एक चीज तुमने अच्छे से कर रखा है, तो उस सिचुएशन में तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगी। मार्केट सिचुएशन कैसा है? क्या मोनोपोली की सिचुएशन है या फिर परफेक्ट कंडीशन, परफेक्ट कंपटीशन का सिचुएशन है? तो ये सारी बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। और एक होता है स्पेशल एडवांटेज। अगर तुम्हारे पास लाइसेंस रखा हुआ है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क्स है, कॉपीराइट्स है, तो जाहिर सी बात है तुम उस सिचुएशन में टॉप नॉच लेवल पे बैठे हुए होगे। ठीक है। और देखो नीड क्या, क्यों हमें जरूरत है, क्यों होती है गुडविल को वैल्यू करने के लिए। ऐसे ही तो छोड़ सकते हैं। कब, मतलब बेसिकली कहूं तो कब होती है कि हम गुडविल को वैल्यू करें? पहला है जब तुम्हारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आती हो। क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आती हो। 1 मिनट रुको, चेक करने तो जरा वॉइस क्लियर है या नहीं। हाँ सब सही तो दिख रहा है मुझे यहां तक। चलो, बात यहां पे हम कर रहे थे कि वैल्यूएशन करने की हमें नीड कब होती है। तो सबसे पहला, जब पार्टनर्स के बीच पीएसआर में चेंज आता है, तो उस सिचुएशन में गुडविल की वैल्यूएशन होती है। जब कोई नया पार्टनर आएगा तब वैल्यूएशन होगी, रिटायरमेंट होगा तब वैल्यूएशन, डेथ होगा पार्टनर का तब, और डिसॉल्व करेगा तब, और जब फर्म एमलगमेट करेगी, मतलब मर्ज कह लो, कंसोलिडेट कह लो, जुड़ जाना कह लो, या टेक ओवर कह लो, सेम है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि एमलगमेशन बीकॉम में पढ़ोगे तुम। तो इन सारे सिचुएशंस में गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है। अब गुडविल्स के क्लासिफिकेशन क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तो मेरा आंसर है नहीं। एग्जाम्स में तुम्हारे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन तुम देख सकते हो इसे। क्लासिफिकेशन गुडविल 2 प्रकार के, परचेस्ड, सेल्फ जनरेटेड। जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन डॉग, कैट, रैट, रैबिट, ये सारी चीजें हैं। स्लाइड्स मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, ये देख लो। पहला है किसके बेसिस पे? अकाउंटिंग के बेसिस पे। ये रहा, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। जूलॉजिकल का भी स्क्रीनशॉट लो, और ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। मैं नहीं करवा रहा हूं क्योंकि करवाने बैठूंगा टाइम फालतू का खींचेगा और एग्जाम में पूछेगा नहीं। चाहो तो तुम देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम गुडविल के वैल्यूएशन करते हैं। तो सबसे पहला आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड्स में सिंपल एवरेज, दूसरा वेटेड एवरेज। ठीक है। सुपर प्रॉफिट अकेला सिंगल होता है। कैपिटलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले आता है कि आप अपने एवरेज प्रॉफिट को कर दो कैपिटलाइज। ठीक है, कर दूंगा।
और जो दूसरा है जो तुमने सुपर प्रॉफिट्स कमाए उसको भी कैपिटलाइज करो यहाँ पे। ये किस में होता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स में। तो 3 मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ये सारी बातें तुमने पढ़ रखी है अपने क्लास 12th में। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला आता है यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। जो भी प्रॉफिट्स हमने पिछले प्रीसीडिंग ईयर्स में कमा रखी है उन सब का हमें एवरेज निकालना होता है बेसिकली कहो तो। ठीक है, क्वेश्चंस मैं दिखा दूंगा तुम्हें अगर होगा या मैंने लिया हुआ तो। हाँ लिया हुआ है मैंने, देखो जरा एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। मान लो पिछले साल, मैं पिछले 5 साल का प्रॉफिट यहाँ पे ले रहा हूँ, चलो पिछले 3 का लेता हूँ। 2018 में तुमने कमाया 2 लाख, ठीक है, 18 है ये। 19 में तुमने कमाया 1 लाख, और 20 में तुमने कमाया, कितना कमाया होगा? 1 लाख, चलो मानते हैं। 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, कुछ मत करो, तीनों का सम कर दो। तीनों का सम कर दिया, एवरेज निकाल दो। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 3। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट आ गया, जो भी एवरेज तुम्हारा प्रॉफिट आया उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन रहेगा कि नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दिया हुआ है। मान लो अगर आता है तुम्हारा, मान लो 50,000 आ रहा है, तो 50,000 और परचेज ईयर क्वेश्चन में 3 साल दे रखा है, तो 1.5 लाख तुम्हारा आ जाएगा। 1.5 लाख का तुम्हारा गुडविल होगा। ठीक है, क्या होगा? 1.5 लाख का गुडविल हो जाएगा। वेटेड एपी में क्या होता है, यहाँ पे हर एक ईयर्स को वेट असाइन किया जाता है सबसे पहले। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था 2018 में तुमने 2 लाख का प्रॉफिट्स कमाया, तो हम क्या करेंगे, इसको एक वेट असाइन कर देंगे 1। फिर 2019 में मैंने कमाया था 1 लाख का प्रॉफिट, तो इस सिचुएशन में मैं इसे वेट असाइन कर दूंगा 2। सिमिलरली 2020 में मैंने कमाया था 1 लाख, तो मैं इसे वेट असाइन कर दूंगा 3। फिर मैं क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लीकेशन करूंगा, 2 लाख इंटू 1 2 लाख, 1 लाख इंटू 2 दैट इज 2 लाख, और 1 लाख इंटू 3 3 लाख। फिर सबको मैं सम कर दूंगा तो आएगा मेरा 7 लाख। अब 7 लाख जो भी वेटेड एपी आया उसको फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। बात खत्म, यही है इतना इसमें। नेक्स्ट आता है सुपर प्रॉफिट। सुपर क्या होता है? अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। जब तुम नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमा रहे हो तो वो कौन सी सिचुएशन? सुपर प्रॉफिट हो गया। अब ये सुपर प्रॉफिट कोई क्यों कमाता है? गुडविल की वजह से कमाता है। ये चीज मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो इसमें सबसे पहले देखो होता क्या है, हमें यहाँ पे निकालना होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए सोच के देखो, एक इंसान एक अपने ईयर में नॉर्मली कितना प्रॉफिट कमाता है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए उसको चाहिए होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, कि उसने कितना कैपिटल लगाया था। और ऑन एन एवरेज जो नॉर्मल सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, उसमें रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलता है उस कैपिटल को लगाने से, 10%, 5%, 4%, जो भी रिटर्न मिलता हो उससे तुम मल्टीप्लाई कर दो। बात खत्म। ये तुम्हारा पता चल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब मुझे जानना है कि सुपर प्रॉफिट क्या है मेरी, कि मैंने इस साल एक्स्ट्रा कितना कमाया। तो उसके लिए तो सबसे पहले मुझे चाहिएगा एक्चुअल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में इतना कमाता हूं, एक्चुअल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट को भी तुम बोल सकते हो। ठीक है, जो कि मैंने तुम्हें पीछे निकालना सिखा दिया है यहाँ पे। दोनों का डिफरेंस ले लो, नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, या सिंपली कहो तो एक्चुअल प्रॉफिट का, तुम्हारा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट आ गया तो नंबर ऑफ परचेज ईयर जो दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारे पास गुडविल आ जाएगा। बहुत ही आसान मेथड से, कुछ ज्यादा इसमें पढ़ना है ही नहीं, सुपर प्रॉफिट तुम्हारा कंप्लीट होता है। अब आता है कैपिटलाइजेशन। कुछ मत करो, जो भी तुमने एवरेज प्रॉफिट यहाँ निकालना सीखा उसको कैपिटलाइज कर दो, और जो भी सुपर प्रॉफिट तुमने निकालना सीखा उसको कैपिटलाइज कर दो। तो सर कैसे कैपिटलाइजेशन होता, कैसे? बेसिकली सबसे पहले ये तो बताओ। देखो ये फॉर्मूला हम लोग बेसिकली लास्ट में लगाते हैं, गुडविल का जो तुम देख रहे हो यहाँ पे। सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पे हमें निकालना होता है कैपिटलाइज्ड एपी। कैपिटलाइज्ड एपी कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में एनआरआर। नॉर्मल प्रॉफिट वाला फॉर्मूला याद है ना, जस्ट उससे मिलता जुलता है। क्या लेंगे इसमें हम? एपी इंटू 100 अपॉन में एनआरआर। आ जाएगा हमारा क्या? कैपिटल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसके बाद यहां पे क्या हमें निकालना है? एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड कितना हुआ था। तो जो भी तुम्हारे टोटल एसेट्स हैं गुडविल को छोड़कर, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी करोगे, एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड तुम्हारा निकल जाएगा। फिर कुछ मत करना, इन दो का डिफरेंस तुम्हारा गुडविल। बात खत्म। सुपर प्रॉफिट कैसे कैपिटलाइज होगा? कुछ नहीं करना है, गुडविल निकालोगे सीधा। सुपर प्रॉफिट जो आया था तुम्हारा 100 अपॉन में एनआरआर। बात खत्म, कुछ है ही नहीं, मेथड बहुत ही आसान है। बेसिक क्वेश्चन तुम्हारे फंस सकते हैं, वहां पे तुम टैकल कर लोगे इसे। अब बात करने वाले हम लोग यहाँ पे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की, कि कैसे यहाँ पे पार्टनर्स को एडमिट किया जाता है एक फॉर्म में, उसकी यहाँ पे बात होगी। चलो,
एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये है हमारे पहले से पार्टनर मिस्टर बी, चलो मिस्टर ए बोलते हैं। नया पार्टनर आया है, अभी इसके पास देखो टाई वगैरह नहीं लगा है, इसको बैग वैग नहीं मिला है, मिल जाएगा कुछ दिन में, मिल जाएगा इसको, ये देख रहा है। अब ये एकदम चश्मा वश्मा लगा के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे समझना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब नया पार्टनर आता है बिजनेस में, तो एक फर्म कैसे उस पर रिएक्ट करती है, एक पार्टनर कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बातचीत होती है। ठीक है, समझ पा रहे हो? When a new partner is admitted in a running business due to the requirement, अब कोई क्यों चाहेगा नया पार्टनर आए? अब मैं अपना प्रॉफिट कमाने थोड़ी ना आऊंगा। दो सिचुएशंस बन सकते हैं। सबसे पहले, अगर उस बंदे के पास कोई स्पेशल स्किल्स हो, जो कि चाहते हैं कि अगर वो आ जाएगा तो मेरे मेरे एंटरप्राइज में, मेरे बिजनेस में वो स्किल्स आ जाएगी। या फिर अगर जब एक फर्म को ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तब फर्म क्या करती है, एडमिट करती है नए नए पार्टनर्स को। तो ये बेसिकली दो रीजंस हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन को हम लोग नाम देते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, पार्टनरशिप में अगर मैं पर्टिकुलरली एक्ट की बात करूं, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसमें अगर सेक्शन 31 क्लॉज 1 की अगर मैं बात करूं, तो वो कहता है कि पार्टनर तभी एडमिट हो सकता है जब सारे पार्टनर्स कंसेंट दे। अगर एक भी पार्टनर ना बोल देता है तो वो पार्टनर उस सिचुएशन में एडमिट नहीं हो पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लॉज क्या है इसका? सेक्शन 31 क्लॉज 1 है। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी रिक्वायर्ड। पहला यहाँ पे न्यू पीएसआर निकालना होता है और सेक्रीफाइसिंग निकालना होता है। क्यों सर सेक्रीफाइस ही क्यों निकालेंगे, गेन भी तो निकाल सकते हैं यार। तुम लॉजिकली सोच कर देखो, कोई नया पार्टनर आएगा, ए बी सी 3 पार्टनर्स थे पहले से, डी आ जाएगा तो जाहिर सी बात है इनको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। घर में अगर मान के चलो तुम्हारे पास एक पिज्जा का पैकेट, पिज्जा आता है, ठीक है, और घर में तुम 3 लोग हो, तो वो पिज्जा के जो स्लाइसेस हैं वो बस 3 लोगों में ही बटेंगे। अचानक से कोई चौथा इंसान या कोई भी चौथा मेंबर गेस्ट ही आ जाते, तो उस सिचुएशन में तुम्हें एक और स्लाइस डिवाइड करना होगा उस पर्टिकुलर मेंबर के लिए जो भी अभी आया है। तो इससे क्या हो रहा है, तुम कर रहे हो सेक्रीफाइस, एक स्लाइस का, 2 स्लाइस का, जितने का भी तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो इसीलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना जरूरी होता है। फिर गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करोगे? नया बंदा आएगा, वो भी कुछ ना कुछ गुडविल लाएगा, कैपिटल लेकर आएगा, उसके लिए उसका ट्रीटमेंट करना होगा। जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स होते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, उसका भी ट्रीट करना होता है। एसेट्स को रीवैल्यू करना होता है, रीअसेस करना होता है, और एडजस्टमेंट करना होता है हमें अपने कैपिटल में इन न्यू पीएसआर। क्लियर? ये सारी चीजें क्लियर है या नहीं है? कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है एग्जाम में, पढ़कर जाना इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है, मैंने ढेर सारे सैंपल पेपर्स देखे हैं सीयूईटी के, अनऑफिशियल सैंपल पेपर्स की अगर मैं बात करूं, और साथ ही साथ एनटीए के जो मॉक्स आए थे उसमें भी थे, तो कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, हो जाएगा कवर तुम्हारा। स्टार्ट करूं? चलो, केसेस कुछ बताऊंगा, ढेर सारे केसेस बताऊंगा, सुनते जाना। जब सिर्फ रेशियो दिया हुआ हो न्यू पार्टनर का, पहला केस है व्हेन द रेशियो ऑफ ओनली न्यू पार्टनर इज गिवन। उस सिचुएशन में क्या करना है हमें, उसकी बात यहां पे हम करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज दिखाऊं मैं, कि जो भी मैं स्लाइड्स दिखा रहा हूं ना, अगर तुम्हें विजिबल हो, हाँ यहाँ पे नंबर गलत है, बता दे रहा हूं, नंबर गलत है, टाइप हुआ है, ये है नंबर 810204 एंड 143, नंबर गलत है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया है। कौन सा नंबर सही है? ये कॉर्नर में यहाँ देख पा रहे हो तुम, उस जगह पे, मतलब उस जगह पे बेसिकली कोने में जो वहां रखा हुआ है 8102043143, जो वो नंबर रखा हुआ है, वो नंबर जो है वो नंबर सही है। अगर बाई चांस तुम्हें कॉल वॉल करना हो, कुछ डाउट्स वगैरह हो, तो उस पर कर लेना। यहाँ पे जो तुम्हें नंबर देखने को मिल रहा है, इसमें एरर हो गया टाइपिंग में, तो इसे मान कर चलना, दोस्तों को भी बता देना कि गलत था। ठीक है, एक बार देख लेना, सॉरी इस चीज के लिए। चलो, केस 1 यहां पे है कि जब नया पार्टनर का सिर्फ और सिर्फ रेशियो दे रखा हो। सर रेशियो मतलब क्या? मतलब अरे वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता है कि जब एक नया पार्टनर आता है, आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, 1/2 शेयर के लिए, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। सुनना, क्वेश्चन है यहाँ पे, मैंने क्वेश्चन ले रखा है कि अमर अकबर 2 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल कर रहे हैं, मतलब 1:1 में कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक नया पार्टनर है एंथनी, अमर अकबर एंथनी, और उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने वाला था 1/3 होने वाला था। तुमसे पूछा क्या गया कि न्यू पीएसआर निकालो। सबसे पहले इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? तुम्हें करना है लेट द शेयर बी 1, लेट द शेयर बी 1, तुम इतना मान लोगे। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले मैं उसका शेयर निकालूंगा कि 1/3 के लिए आ रहा है,
मुझे चाहिए उसके लिए रिमेनिंग शेयर्स, कि रिमेनिंग शेयर्स कितने बच जाएंगे जब वो बंदा 1/3 लेकर आ रहा है तो, या ले रहा है, उसका शेयर इतना है, कितना हो जाएगा सर, 2/3 हो जाएगा। इतने तक बातें तुम्हें समझ आई या नहीं आई? अगर समझ आई हो तो थम्स अप कर देना। देखो वही बात यहाँ पे की गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स हमारे निकले, रिमेनिंग प्रॉफिट जो हमारे निकले, इन रिमेनिंग प्रॉफिट्स को, कितना था 2/3, इस रिमेनिंग प्रॉफिट्स को हम क्या करेंगे, अमर और अकबर को दे देंगे। मतलब अमर और अकबर इस प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। तो सर ये बताइए अमर का शेयर कितना था? सर इक्वल था तो इट मींस 1/2 रहा होगा। ठीक है चलो मानता हूं। एंथ अमर कौन था? अमर था, एक अकबर था, है ना, अकबर। अकबर का कितना होगा? सर उसका भी 1/2 ही होगा क्योंकि इक्वल शेयरिंग रेशियो था। और ये शेयर्स कितने हैं? तो 2/3 हैं, तो 2/3 मल्टीप्लाइड कर देंगे, आ जाएगा 2/6 और इधर आ जाएगा 2/6। सॉल्व और कर सकते हो, 1/3 1/3। ठीक है, ये हो गया। तो जो नया पीएसआर निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा? 1:1। एंथनी भाई साहब आए थे 1/3 के लिए तो उनका भी 1। तो न्यू पीएसआर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। आई होप तुम ये बातें समझ पा रहे होगे। समझ में आया? बेसिक था, चलो सिंपली था कि अगर रेशियो रहा तो ऐसे हम निकाल देंगे। केस 2 कहता है कि जब नए पार्टनर परचेज करे, when new partner purchases shares of profit from old partners equally। क्या है क्वेश्चन से समझते हैं। पी क्यू आर 3 पार्टनर्स है। कितने पार्टनर्स है? पी है, क्यू है और आर है, 3 पार्टनर्स है। रेशियो दे रखा है 3:2:1 का। एस भाई साहब को एडमिट किया है कितने शेयर्स के लिए? 1/8 शेयर्स, 1/8 शेयर है जो कि वो एक्वायर कर रहे हैं 1/16 पी से और 1/16 क्यू से। तो ये इक्वल हुआ ना? क्या बोला गया? ये जो 1/8 लिया जा रहा है ना, ये लेंगे पी और क्यू से इक्वल रेशियो में। इक्वल रेशियो क्लियरली मेंशन कर दिया है कि 1/16 लेंगे पी से और 1/16 लेंगे क्यू से। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, समझाता हूं डायरेक्ट तुम्हें, यहां पे देखना जरा। सबसे पहले क्लियरली बोल दिया कि उसके शेयर का 1/6 हम ले लेंगे उससे। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ पी का शेयर कितना है? 3 सर, 3 2 + 1 दैट इज कम्स टू 3/6। क्यू का कितना है? तो 2/6। इतना तक समझ में आया? तो पी का शेयर, क्यू का शेयर ये ले लिया हमने। 1/16 उसके शेयर से माइनस कर दिया, 1/16 उसके शेयर से माइनस कर दिया। इतना समझ आया? तो पी का रिमेनिंग शेयर कितना हो गया? 21/48। क्यू का कितना हो गया? 13/48, 13/48। अब यहाँ पे आर के शेयर में कोई चेंजेस नहीं आया, 1/6 जितना था उतना ही है। और जो नए पार्टनर आए हैं 1/8 शेयर के लिए आ रहे हैं। तो अब तुम यहाँ पे देखोगे इन दोनों का सेम है 48 और यहाँ पे सेम नहीं है। तो इसको इक्वल करने के लिए सिंपली क्या करोगे तुम? 8 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो आ जाएगा हमारा 48? सर 6 मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो एक काम करो, 6 नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, 6 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 6/48। सिमिलरली मुझे ये बताओ 6 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो 48 आएगा? तो सर इसमें 8 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नीचे भी कर दो ऊपर भी कर दो, आ जाएगा 8/48। तो जो नया पीएसआर निकलेगा 21/48, 13/48। आगे लिखो तो मैं कहा गया यार, 8/48 और 6/48। तो न्यू पीएसआर कम्स टू 21:13:8:6। समझ पा रहे हो ये चीज? जब नए पार्टनर आए तो इक्वली विड्रॉ कर ले, इक्वली ले शेयर्स का। अब यहां पे बोला है कि अगर वो पर्टिकुलर रेशियो में करे, क्या बोला है? पर्टिकुलर रेशियो में करे। देखो तो पार्टनर्स XY 3:2 के रेशियो में आ रहा है। जेड यहां पे एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए, जो कि जेड के शेयर से वो एक्वायर कर रहा है। जेड हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के शेयर से 2:1 के रेशियो में एक्वायर कर रहा है। कुछ मत करना, एक्स में से तुम 2/3 माइनस कर देना। देखना जरा यहाँ पे तुम कितना है 2:1 का। तो ही टेक्स 2/3 फ्रॉम 2/3 ऑफ 1/5 फ्रॉम एक्स एंड 1/3 ऑफ 1/5 फ्रॉम वाई। क्या करने वाले यहाँ पे, करना क्या है हमें बेसिकली? तो ये हो जाएगा कितना? ही टेक्स 2/3 ऑफ 1/5। सिंपली क्वेश्चन में जेड का शेयर दे रखा है 1/5। अब 1/5 में इसका कहना है कि ये जो इसका 1/5 का जो 2/3 शेयर है ना, वो मैं ले लूंगा एक्स से।
तो सबसे पहले मुझे जानना होगा कि 1/5 का 2/3 होता कितना है, ये समझना होगा ना तुम्हें। तो 1/5 का तुम 2/3 अगर निकालोगे तो कितना आएगा, 2/15। मतलब ये 2/15 हम x से लेंगे। सिमिलरली उसने कहा कि ये 1/5 जो देख रहे हो इसका मैं 1/3 ले लूंगा y से। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ 1/5 का 1/3 होता कितना है। तो फिर तुम इसका निकाल लोगे 1/3 जो कि आ जाएगा 1/15। अब ये दोनों x से माइनस कर दोगे इतना, y से इतना माइनस कर दोगे। देख लो x से माइनस किया ना, 3/5 माइनस 2/5 आ जाएगा 7/15। सिमिलरली y से 2/5 माइनस 1/5 करोगे तो 5/15 आ जाएगा। और नया रेशियो कुछ इस प्रकार बनेगा। बेसिक चीज है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ध्यान से देखोगे क्लियर होता जाएगा। केस 4 की अगर मैं बात करूं तो व्हेन न्यू पार्टनर्स शेयर्स ऑफ अ प्रॉफिट इज नॉट गिवन एंड ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइस दिया हुआ हो सम पार्ट ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। मतलब कहने का है कि यहाँ पे जो पुराने पार्टनर्स हैं वो करेंगे सेक्रीफाइस। समझ रहे हो? देखना, ए एंड बी दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग कर रेशियो कर रहे हैं 1:2 का। इन्होंने डिसाइड किया कि सी भाई साहब को यहाँ पे हम एडमिट करेंगे और इन्होंने सेक्रीफाइस कुछ इस प्रकार की है। ए डिसाइड टू सेक्रीफाइस, ए ने डिसाइड किया, कहा कि मैं 1/5 अपने शेयर का 1/5 अपने शेयर का कर दूंगा सेक्रीफाइस। ठीक है। फिर बी ने बोला अच्छा तुम सेक्रीफाइस करोगे तो मैं क्यों पीछे हटूं। बी ने बोला मैं कर दूंगा 1/6 शेयर सेक्रीफाइस। तो अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, ए कर रहा है 1/5, बी कर रहा है 1/6, तो सी का शेयर होगा कितना। मतलब जो नया पार्टनर होगा दोनों का सम होगा 1/5 प्लस 1/6। ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा सर। समझते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, ऐसे 1/5 1/6 करके नहीं। देखते हैं जरा। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि बोला ए ने बोला कि मैं अपने शेयर का 1/5 हिस्सा सेक्रीफाइस करूंगा। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि उसके शेयर का 1/5 हिस्सा होता कितना है। तो सबसे पहले सरेंडर शेयर निकालोगे। ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1/3, बी का था 2/3। ए ने बोला मैं अपने शेयर का 1/5 दूंगा, तो लो तुम्हारे शेयर से 1/5 निकाल रहा हूं। बी ने बोला मैं अपने शेयर का 1/6 दूंगा, ठीक है दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल ले रहा हूं। इसको अगर और सॉल्व करें तो 1/9 आएगा। तो कुछ इस प्रकार से सेक्रीफाइसेस किए गए एक्स एंड वाई के द्वारा, सॉरी ए एंड बी के द्वारा। इतना सेक्रीफाइस हो गया। अब नया रेशियो निकालना है, तो ए के शेयर से 1/15 निकाल दो, निकाल दिया। बी के शेयर से 1/9 निकाल दो, ये भी निकाल दिया। आया एक का 4/15, एक का 5/9। और सी के शेयर में क्या करना है, कुछ मत करो, 1/15 प्लस 1/9 सम कर दो, आ जाएगा 8/14। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 12:25:8 का। बेसिक क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो टैकल। समझ में आ गया। अब बात करूं अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो सेक्रीफाइस नए पार्टनर के आने वजह से कितना सेक्रीफाइस किया उसको निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्या होता है फॉर्मूला? ओल्ड शेयर, पुराना शेयर कितना था, माइनस न्यू शेयर। और ऊपर भी देखा ना कैसे सेक्रीफाइस हमने निकाला, सरेंडर शेयर निकाला, वही है। अच्छा, रिटायरमेंट में देखते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो बल्कि कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो गेनिंग में जस्ट अपोजिट कर दो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तुम्हारा काम हो जाएगा वहां पे। एक क्वेश्चन है, एक बार कंसिडर कर लेना। गुडविल के ट्रीटमेंट की बात यहाँ पे की गई है, यह है तुम्हारा होमवर्क, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेंगे। और हाँ, हिडन गुडविल भी होमवर्क कर लेना। 3 होमवर्क्स मैंने अभी तक तुम्हें दे रखे, एक बेसिक छोटा सा कैलकुलेशन, और एक ये वाला, और किधर गया, हाँ एक ये वाला। ठीक है, क्लियर ये सारी चीजें हुई या नहीं तुम्हें? जल्दी से बताओ मुझे। आई होप तुम्हें क्लियर हो रहा होगा जो भी चीजें मैं तुम्हें समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज की। किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग? रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज की। तो बेसिकली रीवैल्यूएशन होता क्या है, मतलब जो नए पार्टनर्स के आने की वजह से हमारे एसेट्स के वैल्यू में कहीं कोई चेंज तो आया नहीं है, एसेट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज, उसको चेकआउट करने के लिए रीवैल्यूएशन की जाती है। चलो,
At the time of admission of a new partner, it is always desirable to ascertain whether the assets of the firm shown in the books at current value. क्या assets current value पे शो किए गए हैं या नहीं किए गए, या ओवर तो कहीं नहीं दिखा दिया है, या कहीं अंडर तो तुमने नहीं कर दिया, अंडर एस्टिमेट. तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं. समझ पा रहे हो ये चीज? क्या करेंगे, रीवैल्यू करेंगे. एक मिनट जरा रुकना. क्या करेंगे, रीवैल्यू करेंगे. एक मिनट, ये क्या खुल गया. हाँ, क्या होगा, रीवैल्यू हो जाएगा. तो किधर गया भाई. हाँ, तो रीवैल्यू करने के लिए क्या करते हैं, ये रहा तुम्हारा फॉर्मेट रीवैल्यूएशन अकाउंट का. किसका फॉर्मेट है ये, रीवैल्यूएशन अकाउंट का. यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे रीवैल्यूएशन ऑफ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. सबसे पहले इधर डेबिट साइड, इधर क्रेडिट साइड. अगर तुम्हारे एसेट्स के वैल्यू में गिरावट आती है, क्या डिक्रीमेंट होती है तुम्हारे एसेट्स के वैल्यू में, तो उस सिचुएशन में तुम यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी तुम्हारी बढ़ेगी डेबिट साइड, लाइबिलिटी घटेगा पे ऑफ करोगे डेबिट साइड डाल देना, सॉरी क्रेडिट साइड डाल देना. कुछ लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करने से रह गए, छूट गए, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हो गए, कहां डालेंगे, डेबिट साइड में. कुछ एसेट्स अनरिकॉर्डेड रह गए, उसे कहां डाल देंगे, क्रेडिट साइड में. लॉस अगर रिवैल्यूएशन पे हुआ क्रेडिट, अगर प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन पे तो डेबिट. तो इस प्रकार से कुछ बातें यहाँ पे होती है. जस्ट पीडीएफ यहाँ पे खत्म हो गया है, मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं जस्ट यहीं रहो, मैं भी आया. जस्ट एक मिनट तुम्हें वेट करना है. तो चलो मैंने पीडीएफ यहाँ पे अपडेट कर दिया है, अब सब कुछ आई होप तुम्हें विजिबल होगा यहाँ पे. तो जस्ट हाँ, अब हम लोग देखो रिटायरमेंट और डेथ और डिसोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं. फटाफट इसे कवर अप कर लेते हैं, ठीक है. बहुत छोटा स्लाइड होगा इसमें. टॉपिक क्या है हमारा, रिटायरमेंट और डेथ है. यहाँ पे ध्यान से सुनते जाना. समटाइम्स ड्यू टू सम रीजन कुछ फाइट्स हो जाते हैं पार्टनर्स के बीच, तो उस सिचुएशन में किसी भी पार्टनर को, कोई भी हो सकता है, ABC कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पे उनको फॉर्म छोड़कर जाना पड़ सकता है. तो उस सिचुएशन को नाम देते हैं हम रिटायरमेंट. और उस सिचुएशन में क्या बोलेंगे कि वो पार्टनर हो गया रिटायर. अब रिटायरमेंट विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स भी हो सकता है,
खुद की मर्जी पे भी हो सकता है। मर्जी कब काम करेगी? जब पार्टनरशिप विल पे तैयार की गई होगी। और तीसरा, बाय गिविंग प्रॉपर नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स बाय द रिटायरिंग पार्टनर। तो तीन सिचुएशन, अगर आपको रिटायरमेंट लेनी है तो ये तीन सिचुएशन फुलफिल करने पड़ सकते हैं, ठीक है। अ न्यू पार्टनरशिप डीड आता है इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर रिटायरमेंट। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो एक नया पार्टनरशिप डीड बनकर आता है। कुछ स्टेप्स यहाँ पे लेने होते हैं। अगर एक पार्टनर रिटायर करता है तो उस सिचुएशन में हमें गुडविल की एडजस्टमेंट करनी होगी। एसेट्स को दोबारा से रिवैल्यू करेंगे, लाइबिलिटीज को दोबारा से रिवैल्यू करते हैं, जैसे एडमिशन में हमने किया। फिर यहाँ पे हम अमाउंट पे कंप्यूट करेंगे कि कितना हमें रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है, ये करना होगा। फिर कैपिटल एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू पीएसआर निकालना होगा। न्यू पीएसआर निकालना मैंने तुम्हें सिखा दिया है। अगर क्वेश्चन में न्यू पीएसआर नहीं दिया हुआ है तो मान लिया जाता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो अपने पुराने शेयर्स में ही शेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर्स दिए गए हैं, पी है, क्यू है, आर है, ठीक। मान के चलो इनका प्रॉफिट रेशियो है 5:3:1। पी हो जा रहा है रिटायर। पी क्या हो गया? रिटायर हो गया। तो इस सिचुएशन में इनका न्यू रेशियो क्या निकल कर आएगा? 3:1, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। क्लियर? अगर मान लो कि क्वेश्चन में पी रिटायर ना करके हो गया कौन रिटायर? तो क्यू हो गया रिटायर। तो उस सिचुएशन में क्या नया रेशियो बनेगा? नया रेशियो बनकर आ जाएगा 5:1 का रेशियो। सेम आर के साथ भी हो सकता है। तो ये बातें हुई बेसिक सी चीजें। क्वेश्चन यहाँ पे केस 2 दिया गया, इफ रिमेनिंग पार्टनर परचेज द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन सम स्पेसिफाइड फ्रैक्शंस। तो यहां पे याद करो, एडमिशन के वक्त मैंने तुम्हें सिखाया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो। याद क्यों करोगे? थोड़ी देर पहले ही तो बताया था। हाँ, और यहां पे अभी तुम्हें बता रहा है गेनिंग रेशियो। तो एडमिशन के वक्त सैक्रिफाइसिंग का ट्रीटमेंट, रिटायरमेंट के वक्त गेनिंग का ट्रीटमेंट, क्योंकि जो नया पुराना बंदा रिटायर हो रहा है उसके कुछ प्रॉफिट्स रह जाएंगे, उनके शेयर्स रह जाएंगे। अब तो तुम ही लेने वाले हो उसके शेयर्स। तो उस सिचुएशन में क्या कितने रेशियो में तुम गेन कर रहे हो उसकी बातें होगी। तो उसके लिए ये चीज दी गई है यहाँ पे। एग्जाम्पल से समझते हैं। पी क्यू आर 3 पार्टनर्स थे, रेशियो था 3:2:1। क्यू रिटायर कर गया, पी और आर ने डिसाइड किया कि उनकी जो रेशियो होगी 3:2। तो तुम्हें नया रेशियो निकालना है यहाँ पे। तो पी सबसे पहले ये मुझे बताओ गेन कितना करेगा। क्यू का रेशियो कितना था? क्यू का रेशियो था 2/6। मतलब अब गेनिंग कुछ इस प्रकार से होगी, इसके शेयर्स को गेन कर लेंगे पी भाई साहब और आर। तो 2/6 का 3/5, मतलब जो उसका रेशियो है, कितना रेशियो था? 3/5 और इसका था 2/5। इस रेशियो में ये दोनों गेन कर लेंगे। देखो पी विल गेन इतना, आर विल गेन इतना, दे दिया। तो नया शेयर क्या हो जाएगा? 3/6 प्लस 1/5 कर दो, इसमें 1/6 प्लस 2/5 कर दो, 15th कर दो। तो इस प्रकार से कुछ क्या नए रेशियो हमारे निकल कर आते हैं। गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे होती है? जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर बच जाएंगे, जैसे उस सिचुएशन में कौन बच गया? पी और आर बच गया, तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम लोग कर देते हैं डेबिट। और जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, या अगर मैं डेथ की बात करूं तो डेथ के पार्टनर में डिसीज्ड पार्टनर जो होते हैं उसको कर देते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, जनरली पूछा जाता है, ये जो गुडविल का ट्रीटमेंट होता है ये किस रेशियो में होता है? तो आंसर तुम्हारा होना चाहिए गेनिंग रेशियो में होता है। किस रेशियो में होगा? गेनिंग रेशियो। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ये चीज। अब बात करें अगर गुडविल के एडजस्टमेंट की, कि जो अगर ऑलरेडी बुक्स में अपेयर कर रहा है तो उस सिचुएशन में ओल्ड रेशियो इंपॉर्टेंट है। ओल्ड रेशियो में एडजस्टमेंट होगा। तो दो सिनेरियो यहां बनकर आया कि गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? तो गेनिंग रेशियो में। लेकिन अगर ऑलरेडी बुक्स में अपेयर कर रहा हो तुम्हारा गुडविल तो उस सिचुएशन में तुम ओल्ड रेशियो में एडजस्ट इस प्रकार से कर दोगे। डेथ ऑफ पार्टनर की अगर बात करें तो ऑन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर द अमाउंट ड्यू टू हिम इज पेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल हायर है, उसके मर जाने के बाद जो उसका पूरा कार्यकाल संभालने वाला हर एक चीज, वो होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली। तो उसके डिसीज्ड पार्टनर जो होता है उसका सारा शेयर, सारा प्रॉफिट, सारा हिस्सा उसके पास जाता है। इन द सेम वे अकाउंट्स ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर वी क्लोज्ड। लेकिन एडिशनल चीज क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना होता है कि यार उसने बिजनेस में काम किया है अप टू हिज डेथ, उस डेथ तक उसके कितने प्रॉफिट्स बने, हकदार है उसका, उसे उससे मिलना चाहिए। तो इसके लिए क्या बोला गया? हिज कैपिटल अकाउंट इज एडजस्टेड एंड जो नेट अमाउंट होगा वो ट्रांसफर किया जाएगा एक नए अकाउंट बनाकर, जिसको कि नाम दिया जाता है डिसीज्ड एग्जीक्यूटर अकाउंट।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, समझते हैं आगे प्रॉफिट के कैलकुलेशन के बारे में। अब पार्टनर में रिटायर एट द ईयर एंड, ये चीज तुम्हें पता है, पार्टनर अपनी मर्जी से रिटायर कर सकता है ईयर के एंड में, लेकिन डेथ कभी भी हो सकती है, इसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता कि या पर्टिकुलर डेट नहीं होता कि वो बंदा इसी पर्टिकुलर डेट पे जाके उसकी मृत्यु होगी। तो इसके लिए हमें क्या प्रिपेयर करना होता है, एग्जीक्यूटर्स डेथ अकाउंट, सॉरी डिसीज्ड एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो यहां पे हमें क्या करना है, पिछले साल का प्रॉफिट देखना है, सेल कितना हुआ, उस हिसाब से यहां पे हमें करना होता है प्रॉफिट कैलकुलेट। तो दो तरीके होते हैं प्रॉफिट्स एंड लॉस एस्टिमेट करने के लिए, एग्जाम्स में तुम्हारे यहां से क्वेश्चन निकलने के चांसेस होंगे। एक होता है टाइम बेसिस पे, एक होगा सेल्स बेसिस पे। तो टाइम बेसिस की यहां पे क्या बात की गई है, इन दिस मेथड जो भी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होगा, पिछले साल का जो प्रॉफिट होगा, वो इस्तेमाल किया जाएगा टू डिटरमाइन करंट ईयर्स ट्रेंड, कि इस साल क्या ट्रेंड होने वाला है उसको डिटरमाइन के लिए। और उस प्रॉफिट जो भी आएगा हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे डेज मंथ से, कि कितने दिन वो बंदा एक्टिव रहा, कितने दिन वो जीवित रहा उससे। तो जैसे यहाँ पे देखो क्या क्या फॉर्मूला दिया गया, टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट टिल डेथ, बैलेंस शीट डेट से वो जब तक जीवित रहा उसकी ड्यूरेशन कितने महीने की थी वो ले लिए, डिवाइड करना है 12 मंथ्स 52 वीक्स 365 डेज, कुछ भी ले लो यहाँ पे, अगर डेज की बात की गई हो, डेज लो, वीक्स है तो वीक लो, मंथ है तो मंथ लो, मल्टीप्लाइड कर दो उसका शेयर कितना था, ठीक है, कितने हिस्से का हिस्सेदार था वो, ये तुम्हारा निकल जाएगा टाइम बेसिस पे। लेकिन जब हम बात करते हैं टर्नओवर बेसिस की, तो यहाँ पे बात होती है सेल्स की। इसमें कुछ नहीं किया जाता है, इसमें क्या करते हैं, जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ होगा, जो पिछले साल प्रीवियस ईयर जो प्रॉफिट रहा होगा, PYP में लिख रहा हूं, और प्रीवियस ईयर जो सेल्स रहा होगा, PIS लिख रहा हूं, PYS, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स, मल्टीप्लाई इसमें करना होता है कि सेल्स बिगनिंग से लेकर जब उसकी मृत्यु हुई, ठीक है, जब उसकी मृत्यु ही हुई उतने तक कितना था, सेल्स ऑफ करंट ईयर फ्रॉम द बिगनिंग अप टू हिज डेथ, सेल्स अप टू हिज डेथ मैं सिंपली लिख रहा हूं, सेल्स अप टू हिज डेथ मल्टीप्लाइड बाय उसका जो भी शेयर रहा होगा। तो ये किसका फॉर्मूला है, टर्नओवर बेसिस के पीरियड पे, पिछले साल तुमने कितना प्रॉफिट कमाया, डिवाइड करो पिछले साल के सेल से, मल्टीप्लाई करो कि जब तक वो जीवित था उस दौरान कितने का सेल्स हुआ, मल्टीप्लाई कर दो उसके शेयर से, बात खत्म, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये रिलेशन जब खत्म होने लगता है सारे पार्टनर्स के बीच, तब होता है फर्म्स का डिसोल्यूशन। सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है क्या है, कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। जब पार्टनरशिप टोटली डिसॉल्व हो जाए, समझ लो फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है। क्या बोला मैंने, जब पार्टनरशिप के बीच का रिश्ता खत्म होने लगे तो फर्म डिसॉल्व हो रहा है, मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन, कंप्लीट खत्म, पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच का जो भी रिश्ता है, ठीक है। तो क्या कौन कौन से मोड्स हो सकते हैं डिसोल्यूशन के, तो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, बाय कंपलसरी डिसोल्यूशन, अच्छा विल के बारे में भी बात की गई है, और अगर कोई डेथ हो जाता है तब भी हो सकता है, और अगर कोर्ट ऑर्डर दे दे तो उस सिचुएशन में भी डिसॉल्व की जा सकती है फर्म को, ठीक है। अब एक चीज क्या आता है कि कौन कौन सा अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं जब फर्म डिसॉल्व होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट होता है, पार्टनर का लोन अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। तो इतने सारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं जब फर्म डिसॉल्व हो रही होती है तब। ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन में क्या होता है, यहां पे हम रियलाइजेबल वैल्यू निकालते हैं। अब तुम सोच कर देखो, फर्म हो रहा है डिसॉल्व, तो एसेट्स और लायबिलिटी रख के करोगे क्या, जो भी तुम्हारे लायबिलिटीज है फटाफट उनका पे ऑफ करोगे, और जो भी तुम्हारे एसेट्स हैं तुम एसेट्स को रियलाइज करोगे, मतलब बेच के जितना पैसा निकल सकता है तुम उससे निकालने की कोशिश करोगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट कुछ मिलता जुलता है रिवैल्यूएशन अकाउंट से। एडमिशन में हमने रिवैल्यूएशन देखा था, रिटायरमेंट में रिवैल्यूएशन देखा था, लेकिन जब बात करते हैं हम लोग डिसोल्यूशन की तो यहां पे बात होता है रियलाइजेशन अकाउंट का। क्लियर है ये सारी चीजें। अब डिफरेंस प्रॉपर दे रखा, इसके बीच देख लेना एक बार, इसके बाद तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा। एक कंसेप्ट और होता है इंसॉल्वेंसी अकाउंट, जो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, चाहो तो इसे तुम पढ़ लेना एक बार। थोड़ी बहुत बातें यहाँ पे मैं बता दूं, एक केस लॉ हुआ करता था इसका, गार्नर वर्सेस मोरे रूल, देख ही लेना, कुछ है नहीं, तुमसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है एग्जाम में। सो पार्टनरशिप यही कंप्लीट हुआ। रिवीजन जैसे होता है मैंने तुम्हें करवा दिया है, टोटली जैसे रिवीजन होना चाहिए तुम्हारे CUET एग्जाम्स के लिए। अब तुम्हारा काम क्या होगा, देखो वीडियो देख के ठंडे बस्ते में डालने की जरूरत नहीं है,
जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो इस पे। मैंने तुम्हारा रिकॉल, रिवीजन का मतलब ही क्या होता है, जो कि तुमने चीजें पढ़ रखी हैं उन सबको दोबारा से ब्रश अप करवाना, तुम्हारे कंसेप्ट को ब्रश अप करवाना, ये कहलाता है रिवीजन। अब मैंने ब्रश अप करवा दिया, तुम्हें याद दिला दिया कि ये बातें होती थी, अब तुम्हारा काम क्या है, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन जाके करो और भी तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी। पार्टनरशिप चैप्टर मैंने तुम्हारा करवा दिया, शेयर्स एंड डिवेंचर करवा दिया। नेक्स्ट डे का जो भी शेड्यूल होगा उसके साथ मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूईटी एग्जाम्स के लिए, वो ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम टाइम के, सिंपली कहूँ तो टेस्ट से, ठीक है, उसके टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, सीयूईटी मॉक टेस्ट को। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, डायरेक्ट बाय लिंक है, वहां से जाके तुम ज्वाइन कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर तुम्हारे स्क्रीन पे जो शो हो रहा है 81022043 कॉन्टैक्ट करके सारी बातें जानकारी ले सकते हो। टेस्ट सीरीज न्यू पैटर्न पे बेस्ड है, बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस इसके अंदर दिए गए हैं। डोमेन टेस्ट है, यूनिट वाइज टेस्ट है, जनरल टेस्ट है, अकाउंटेंसी बीएसटी इको है, डिटेल रिपोर्ट होंगे, आंसर की विथ एक्सप्लेनेशन है, एनटीए के मॉक्स पे बेस्ड है, 35 से भी ज्यादा टेस्ट है, डिटेल्ड एनालिसिस है टेस्ट का, एक्सप्लेनेशन है और रिपोर्ट्स के साथ है। सो अगर तुम्हें इसमें एनरोल होना है तो डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक दिया गया है, वहां से जाके ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ तुम कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके भी सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, फ्री टेस्ट में टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करता हूं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, नाम भी तुम्हें आप देखने को मिल रहा है एग्जाम टाइम 1। यहां से जाके टेलीग्राम चैनल को तुम ज्वाइन कर लो, वहां पे वेरियस पीडीएफ्स, पीपीटीज, समरीज, साथ ही साथ टेस्ट्स तुम्हें मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट और अपडेट्स भी फ्री में मिलेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड करते हैं अपने आज के सेशन को। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।